नमस्कार। चुनाव के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम लगभग बाहर हैं और साथ ही साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं। लेकिन बिहार की स्थिति चौंकाने वाली है। बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए और चारों सीट पर एनडीए ने जोरदार तरीके से अपने विरोधी आरजेडी लेड अलायंस को पटकनी दी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले का ये ट्रेलर है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए बहुत सारी चीजें साफ हो रही हैं। वो ये कि जिस तरीके से एनडीए का अलायंस बिहार में मजबूत दिखाई पड़ रहा है, उस हिसाब से आरजेडी की स्थिति क्या बद से बदतर होने जा रही है 2025 के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि आपको बता दें कि बेलागंज से करारी हार होना, रामगढ़ से हार होना, तरारी से हार होना, ये तीनों सीट आरजेडी और उसके घटक दलों की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी की इस तरह करारी हार बेलागंज में क्यों हुई, जहां सुरेंद्र यादव पिछले 30-35 साल से पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। रामगढ़ में जगतानंद सिंह के दूसरे बेटे और सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत कुमार सिंह की हालत ऐसी क्यों हो गई, यह भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, सुधाकर सिंह ने यह सीट छोड़ा, लोकसभा से विजयी हुए और इसलिए रामगढ़ में उपचुनाव हुआ। तो रामगढ़ में जगतानंद सिंह के परिवार कि इस तरह की स्थिति क्यों हुई, ये चौंकाने वाली बात है। और साथ ही साथ तरारी, जहां से सीपीआई-एमएल की सीट थी, सिटिंग उम्मीदवार थे जो कि लोकसभा चुनाव में जीत गए, वहां से राजू यादव की इस तरीके से हार क्यों हुई। और साथ ही साथ एनडीए की जो सीट थी, जीतन राम मांझी की बहू की जो सीट थी, वहां से दीपा मांझी जीत गई। मतलब वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, लेकिन इन 3 सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी क्यों था, यह बड़ा गंभीर सवाल है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि हम की दीपा कुमार 5945 वोटों से जीत दर्ज की है। बेलागंज सीट से भी जेडीयू प्रत्याशी जीती है मनोरमा देवी। जेडीयू की मनोरमा देवी ने 21,391 वोटों से जीत दर्ज की है। 1362 वोटों से जीते हैं बीजेपी के अशोक कुमार सिंह। इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा जीती हैं इमामगंज से, तो आप समझ लीजिए 5945 वोटों से। तो ये जो बिहार की सीट है, तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत की जीत हुई है। बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं, 10,612 वोटों से जीते हैं। तो ये समझ लीजिए जिस तरीके से अशोक कुमार सिंह बीजेपी से जीत रहे हैं, रामगढ़ से, विशाल प्रशांत तरारी से, मनोरमा देवी बेलागंज से और दीपा मांझी इमामगंज से, ये निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए खराब खबर है। और इसकी वजह क्या है, आरजेडी की इतनी करारी हार क्या हुई, क्या वजह रही, यह भी हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। और बताएंगे कि दरअसल एनडीए का कुनवा इतना मजबूत कैसे है और उसकी जीत लगातार इस तरीके से क्यों हो रही है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के बहुत कुछ कहा जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार पर जब जब सवाल उठाए जाते हैं, नीतीश कुमार उतनी ही ताकत से वापस लौटते हैं। तो आप समझ लीजिए लोकसभा चुनाव में इस तरह की बात की जा रही थी, नीतीश कुमार ताकतवर बन के उभरे। विधानसभा के चुनाव में कहा जा रहा था कि बेलागंज, वो तो सुरेंद्र यादव की 30-35 साल से जीती हुई सीट है, वहां जेडीयू कैसे जीत सकती है। नीतीश कुमार की उम्मीदवार वहां से 21,000 से ज्यादा वोटों से जीतती हैं। अब समझ लीजिए कि जिस तरीके से एनडीए वहां परफॉर्म कर रहा, बीजेपी 2 जगह जीती, जेडीयू 1 जगह जीती और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इमामगंज से जीती। मतलब चारों की 4 सीटें जो है एनडीए के पक्ष में चली गई। तो ये निश्चित तौर पर एनडीए के लिए बहुत शानदार खबर है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताएं कि झारखंड में क्या हो गया। झारखंड में आरजेडी बेहतर कर गई और यह जान लीजिए कि जेएमएम लेड अलायंस शानदार परफॉर्मेंस दे गया। धनवार सीट से बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जीते, यहां कहा जा रहा नरेंद्र राय को मना लिया गया, जीत गए। बरहेट से जेएमएम के हेमंत सोरेन जीते और जान लीजिए दुमका से जेएमएम प्रत्याशी वसंत सोरेन आगे हो गए, बहुत देर से पीछे चल रहे थे। यह चौंकाने वाली खबर है। और कल्पना सोरेन फाइनली जीत गई। वो कह रही थी कि अंत में हम जीत ही जाएंगे। बीजेपी के कुशवाहा, शशिभूषण मेहता
जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा साहू आगे हैं, रघुवर दास की बहू हैं। सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से आगे हैं, मतलब बन्ना गुप्ता मंत्री थे, हार रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता पीछे। तो देख लीजिए झारखंड की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति क्या है, और ये जान लीजिए अमर कुमार बावरी चंदन कियारी से हार गए। ये बताता है कि किस तरीके से रांची में बीजेपी के सीपी सिंह जीते, विश्रामपुर से आरजेडी के नरेश सिंह जीते। तो देखिए सीपी सिंह का जीतना अपने आप में बड़ी खबर है। तो बिहार और झारखंड के कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं जो कि जीत चुके हैं या जीत की ओर अग्रसर हैं, कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं जो कि हार गए हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर कि स्थिति किस तरह की है। हम सीधे लिए चलेंगे अपने स्पेशलिस्ट के पास, अपने मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे कि कल्पना सोरेन क्या कुछ कहती हैं झारखंड को लेकर के। लेकिन पहले हम अपने मेहमानों के पास ही लेकर के चलते हैं और पहले उनसे बात करते हैं। अनुपम जी, अनुपम मिश्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हैं। अनुपम जी, बिहार की चारों सीट पर एनडीए की जीत आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लग रहा है कि 2025 के फाइनल से पहले जो ये सेमीफाइनल हुआ उसमें आरजेडी की ये करारी हार एक विशेष सिग्नल दे रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा पंडित जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इस तरफ का अच्छा कुछ गड़बड़ लग रहा था। ठीक। हाँ। अच्छा देखें, दोनों ही जगह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का इस तरह कोलैप्स होना और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का इस तरह वाइप आउट होना, दोनों ही जगह इन लोग आने वाली विधानसभा के लिए फुल सेमीफाइनल मान के चल रहे थे। यहाँ तो अखिलेश यादव ने अपने आप को 27 का सत्ताधीश डिक्लेयर किया हुआ था। बिहार में भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, इनको तेजस्वी यादव को एक, जिसे कहना चाहिए, एक बहुत उभरता हुआ खिलाड़ी और माना जा रहा था कि उन्होंने लालू यादव की कमी को पूरा कर दिया है और राष्ट्रीय जनता दल उनके नेतृत्व में चौंकाने वाले परिणाम देने वाली है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि झारखंड में जो आप राष्ट्रीय जनता दल की जीत देख रहे हैं वो भी एक झामुमो की एक लहर पे आपको एकदम साफ नजर आ रहा है कि साहब सोरेन की एक लहर है जिसपे कांग्रेस को भी लाभ मिला है, जिसपे राष्ट्रीय जनता दल को भी लाभ मिला है। वरना मुझे मेरी समझ के बाहर है कि बिहार में 4 सीट पे वाइप आउट होने के बाद और 4 में से 1 सीट पे तीसरे स्थान पे आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में जाके 4 या 5 सीटें जीत ले, ये बहुत अपील करने वाली बात नहीं है पंकज जी। और जहां तक झारखंड का सवाल है, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हेमंत सोरेन को जेल भेजना भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ गया। वो बात कहीं से वो आदिवासी समाज पचा नहीं पाया। और वैसे भी हमारे यहाँ देखा गया, हमारे भारतीय लोकतंत्र में इसीलिए पार्टीज एक दूसरे को जेल भेजने से कतराती हैं। जब चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को जेल भेजा था तो उसका भी असर देखने को नजर आया था, और आज जब हेमंत सोरेन को आपने जेल भेजा उसका भी असर आपको देखने को नजर आया। और मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश और बिहार में तेजस्वी यादव, इन दोनों के लिए एक जबरदस्त झटका है पंकज जी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और तेजस्वी यादव के लिए बिहार में जबरदस्त झटका है। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में एक सीट है कुंदरकी और बिहार में बेलागंज। यहां पर कुंदरकी की बात करें तो कहा जाता है 65% मुसलमान है, और बेलागंज में भी मुसलमान, यादव के बाद मुसलमान है। और बेलागंज में जिस तरीके से आरजेडी की हार होती है, कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की हार होती है। क्या माना जाए कि जो ये लोग मुस्लिम और यादव वोट बैंक को अपना आधार वोट बैंक मानते हैं, इस तरह की हार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बेलागंज में 21,000 से ज्यादा वोट से मनोरमा देवी जीत रही हैं, तो क्या मैसेज है ये? क्योंकि अगर हम मोहम्मद अमजद के वोट को जोड़ भी दें,
आरजेडी के पक्ष में, तो भी मनोरमा देवी आगे दिखाई पड़ रही हैं। इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं आरजेडी के वोट बैंक में जबरदस्त नुकसान हुआ है और इसलिए परिणाम इस तरह का सामने आ रहा है। बिल्कुल, वो जो आरजेडी का जो माई समीकरण है, वो माई समीकरण दोनों जगह तर्का है। मैं दो विधानसभा का ही बात करूंगा, बेलागंज और इमामगंज। तरारी और रामगढ़ पर हम बाद में बात करेंगे। बेलागंज में बिल्कुल माई समीकरण तर्का है, क्योंकि मनोरमा देवी भी जो हैं वो सुरेंद्र यादव की स्वजातीय ही हैं और यादव मतदाताओं ने उनको भी मत दिया। मोहम्मद अमजद की जो क्षमता थी वो 17-18 हजार वोट वो भी ले आए और AIMIM के उम्मीदवार बेलागंज में भी और इमामगंज में भी, बेलागंज में भी करीब करीब उनको 4000 के करीबन मत मिला और इमामगंज में भी उन्होंने 7000 7,500 मत लाए। तो एम समीकरण जो है वो दोनों जगह प्रभावित हुआ है, जो आरजेडी का कोर वोटर थे। और कोर वोटर इसलिए हो जाते थे कि एक ध्रुवीकरण होता था, एक पोलराइजेशन होता था, एनडीए कह लीजिए या बीजेपी के खिलाफ एक ध्रुवीकरण होता था और आरजेडी उसकी फसल काट लेती थी या इंडिया गठबंधन उसकी फसल काट लेती थी। दोनों जगह ये वोट का डिवीजन है। दीपा मांझी के बारे में पहले जरा मैं बता दूं, फिर मैं बेलागंज पर आता हूं। अगर वो वहां पर इमामगंज में 53,435 वोट वो लाई दीपा मांझी, लेकिन जो रोशन मांझी हैं आरजेडी के वो लाए 47,490 वोट। लेकिन वहीं पर 47,000 का आंकड़ा है और जनसुराज वहां ले आता है 37,103 वोट। अगर वो जनसुराज की उपस्थिति नहीं होती तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति होती। AIMIM वहां ले आता है 7,493 वोट और बाकी पार्टियां, आजाद पार्टी है, जो नोटा में भी लोगों ने करीब करीब 4,500 वोट दबा दिया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये त्रिकोणीय तो कौन बन गया ना जनसुराज की उपस्थिति की वजह से। 47,000 आरजेडी को आता है, 37,000 जनसुराज को वहां आ जाता है। तो उस स्थिति में वो समीकरण तो टूट गया और कई लोग थे इमामगंज में, वो तो बता रहे थे कि दीपा मांझी की सीट फंसी हुई है वहां। वो किसी तरह से वो 5,000 कुछ वोट से वो चुनाव जीत गई। लेकिन अगर ये कोड नहीं बनता, AIMIM जो आप अभी आपने कहा ना कि अगर मान लिया जाए कि जनसुराज के वोट को जोड़ भी दिया जाए तब भी वो मनोरमा देवी जीत जाती। इमामगंज में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। अगर AIMIM अगर दोनों जगह मुसलमानों के वोट को लेने में कामयाब रही तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर बना और उस फैक्टर की वजह से भी मैं मानता हूं कि एनडीए की जीत हो रही है और आरजेडी या इंडिया अलायंस जो है वो हार जाती है। बेलागंज की बात है तो बेलागंज में फ्रैक्चर साफ दिख रहा था। मोहम्मद अमजद ठीक है वो लड़ रहे थे, कहा जा रहा था कि नहीं उनकी अपनी क्षमता है, ठीक है वो सारी उनकी क्षमता थी, लेकिन उस क्षमता के बाद भी जब एक माहौल बनता है, एक हवा बनती है तो उसके साथ कुछ वोट जुड़ जाते हैं। वो कुछ ही वोट जुड़ते हैं लेकिन वो वोट जुड़ जाते हैं। तो जो आपके सवाल हैं यहाँ भी वही हुआ। जो देखा जाए तो रामगढ़ में भी 6,000 कुछ वोट जनसुराज ले आती है, बाकी पार्टियां भी कुछ कुछ वोट ले आती है। अब इनका जो जीत का फासला है अशोक सिंह का, वो देख लीजिए कितने वोट से वो जीतते हैं। तो वहां भी कुशवाहा जाति से हैं वो जो जनसुराज के उम्मीदवार थे और उन्होंने भी एक अपना वोट ये किया। वहां भी तीसरे नंबर पर, जो हम लोग बराबर बात कर रहे थे, तीसरे नंबर पर वो चले गए। और तरारी की जो जीत है वो बिल्कुल वहां आमने सामने की टक्कर थी। वहां जनसुराज कोई फैक्टर नहीं बना और न रामगढ़ में बहुत फैक्टर बना, लेकिन बेलागंज और इमामगंज दो जगह जनसुराज फैक्टर बना और वो फैक्टर बनने की वजह से ट्रायंगुलर फाइट दिखा हमें। और ट्रायंगुलर फाइट की वजह से 2 सीटें, जो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अभेद्य दुर्ग था सुरेंद्र यादव का, लगा कि उनके बेटे भी अब चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि 72,000 वहां यादवों का वोट है, 60,000 मुस्लिम का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ श्याम किशोर जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रियदर्शी रंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। आप ये बताइए कि बिहार की इस जीत को किस तरीके से देखते हैं? क्या माना जाए कि लालू प्रसाद
का जो आधार वोट बैंक था वो दरक गया है, या दूसरी तरह से इसको इस तरीके से देखा जाए कि जो जन स्वराज पार्टी है वो ज्यादा नुकसान लालू प्रसाद की पार्टी को कर रही है, आरजेडी को कर रही है, एनडीए को कम नुकसान पहुंचा रही है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, लालू यादव को चुका हुआ मानना 2 सीटों और 4 सीटों के आधार पर बहुत बड़ी भूल होगी। इस तरीके से लालू यादव के समीकरण को ध्वस्त मान लेना यह भी चूक है। और पीछे के दिनों में ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड करती रही है कि लालू यादव को चुका हुआ मान लेती है, लेकिन बैक बाउंस हमेशा लालू यादव की पार्टी ने किया है। ये उपचुनाव व्यक्तिगत तौर पर भी लड़ा जा रहा था, प्रत्याशियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा थी, और उस रूप में भी देखा जाना चाहिए। मैंने रामगढ़ और बेलागंज दोनों जगह बात किया था, तो उस बातचीत में ये निकला था कि वहां के जो यादव मतदाता थे या मुसलमान मतदाता थे, वे कह रहे थे कि इस चुनाव को हम एक प्रयोग के तौर पर, छोटे मोटे प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इससे किसी की सरकार गिरनी नहीं है और किसी की सरकार बननी नहीं है। मुख्य चुनाव में ये चीज बदल जाएगा। और दूसरी बात जो आप प्रशांत किशोर को लेकर के कह रहे थे, प्रशांत किशोर की मुट्ठी खुल गई। उनकी मुट्ठी में क्या था पता चल गया। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गया तो खाक की। प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाए, आगे क्या कर पाएंगे वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन 4 सीटों पर कुछ नहीं करिश्मा कर पाए। जो इमामगंज में उनको वोट आया है सबसे ज्यादा, वो चिराग पासवान का जीतन राम मांझी परिवार के प्रति नाराजगी की वजह से आया जितेंद्र पासवान को, न कि वो प्रशांत किशोर का वोट है। और प्रशांत किशोर का वोट इमामगंज में भी नहीं, सॉरी बेला में भी नहीं। बेला में भी जो मोहम्मद अमजद साहब को जो वोट आया है 17,285 वोट, वो वोट भी प्रशांत किशोर का वोट नहीं है, वो व्यक्तिगत वोट है मोहम्मद अमजद का। अगर प्रशांत किशोर फैक्टर होते तो वो तरारी में भी वोट अपने पक्ष में करवा लेते, उनके प्रत्याशी को वोट आता। और रामगढ़ में भी, रामगढ़ इसलिए मैं नोटिस करने की बात कह रहा हूं कि रामगढ़ को नोट किया जाए, चूंकि वो बक्सर से संबंधित है और बक्सर गृह जिला है प्रशांत किशोर का, और बक्सर संसदीय क्षेत्र में रामगढ़ आता है। और उस रामगढ़ में जन सुराज की पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट आए उसको देखा जाना चाहिए। तो प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर नहीं उभरे हैं, और उनको इस रूप में ही देखा जाना चाहिए कि वे एक प्रयोग कर रहे हैं, और वो प्रयोग विशुद्ध तौर पर कॉर्पोरेट स्टाइल में है, और जनता ने भी उनको उसी रूप में लिया है। वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता को इन 4 सीटों पर वे साबित जनता नहीं ने कर पाए। उनको इस रूप में लिया है, आप ये बात कह रहे हैं, मैं मान भी लेता हूं, लेकिन हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी भी जुड़े हैं। श्याम किशोर चौबे जी, बिहार में आरजेडी की करारी हार होती है,